नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट में आपको सेम टू सेम उसी टाइप के मिलने वाले हैं जिस प्रकार की आपने लीक क्वेश्चन पेपर में देखे थे। जिस प्रकार उस पेपर के अंदर क्वेश्चन थे उसी बेस पर हमने ये क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए हैं। और ये क्वेश्चन आपको आने वाली आपकी जो यूपीटेट एग्ज़ाम होगी 23 जनवरी 2022 को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट से संबंधित 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेखन कुशलता का विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप भी अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों के अंदर जब भी लेखन कुशलता का विकास करने की बात करते हैं, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन या फिर आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो देखिए लिखने की क्षमता कब ज़्यादा कुशल होती है, जब हम किसी अधूरी कहानी को पूरा करते हैं या कविता, कहानी आदि का सृजनात्मक लेखन करते हैं या फिर आंखों देखी घटनाओं को लिखते हैं। यहाँ पर प्रतिलिपि जो है ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा लेखन क्षमता या लेखन कुशलता के विकास में। पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या फिर बीजोपन काल। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले अपने उत्तर की और फिर समझते हैं और भी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। तो देखिए बीजोपन काल जो है ये संज्ञा दी है आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए यदि यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ साथ यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं तो फिर उन्होंने क्या संज्ञा दी है? तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण है वो विद्वानों ने किस प्रकार से किया है उसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को छोड़ करके कोई और कवि का नाम, विद्वान का नाम भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़े से कम शब्दों में इन सभी कुछ जो विद्वान है उन्होंने जो संज्ञा दी है उसके बारे में बताने की चर्चा करता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है आदिकाल को। इसी प्रकार से डॉक्टर ग्रियर्सन इन्होंने कहा चारण काल, मिश्र बंधु इन्होंने कहा आरंभिक काल आदिकाल को, और राम कुमार वर्मा इन्होंने चारण काल भी कहा या फिर संधि काल भी कहा है। दोनों काल इनके नाम पर आते हैं। राहुल संकृत्यन है, इन्होंने कहा है सिद्ध सामंत युग, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा बीजोपन काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है और विश्वनाथ मिश्र ने वीरकाल कहा है। तो देखिए वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद ने कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। तो इस प्रकार से किसी का भी यहाँ पर प्रश्न हो सकता है, तो आपको इन सभी को ध्यान रखना है। आदिकाल को जो संज्ञा दी है विद्वानों ने उसको। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो पढ़ना कौशल में शब्दों, वाक्यों को शुद्ध रूप में उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। देखिए पढ़ना कौशल जो होता है जब भी सार्थक होता है जब हम संदर्भ अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करते हुए उसे पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए राइट होगा। अगला प्रश्न आता है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है तो उन्हें कठोरता से ले लेना चाहिए या फिर उन्हें जल्दी दूर किया जाना चाहिए? वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। फोड़ते हुए सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होती है। अब देखिए अब कोई भी काम जो है आप करना शुरू करते हैं या सीखना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्टार्टिंग में ही परिपक्वता नहीं आ जाती है, और जब भी आप कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ त्रुटियाँ आपके द्वारा होती है, और वो जो त्रुटियाँ होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, और समय के साथ साथ त्रुटियां कम होने लगती है और धीरे धीरे दूर भी होने लग जाती है। तो निश्चित रूप से जो भी त्रुटियां हो उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, यानी कि वो स्वाभाविक हिस्सा है सीखने का और समय के साथ साथ वो दूर भी हो जाएंगे। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए राइट है।
अगला प्रश्न है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और यहाँ पर पूछा गया है इन पंक्तियों के रचयिता जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम। तो ये जो सुंदर पंक्तियां हैं ये लिखी गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा और दूसरा विकल्प यहाँ पर इसके लिए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का उपहार दे उपहार। उषा ने हंस अभिवादन किया, पहनाए हीरे का हार। और प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए ये जो पंक्तियाँ लिखी है, ये पंक्तियाँ दी हैं जयशंकर प्रसाद ने और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए राइट होगा। ये पंक्तियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को देखें। सभा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो देखिए सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पर है सम्मिलित, बैठक, परिषद, महावर्तन। तो सम्मिलित जो है वो सभा का पर्यायवाची नहीं है और बाकी अन्य तीनों पर्यायवाची हैं। आगे देखें अगले प्रश्न को। कमल शब्द का पर्यायवाची है, कमल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए कमल शब्द का पर्यायवाची ताम्रस, रसाल, सोमरस, अंबुज। तो यहाँ पर होगा उत्तर इसके लिए अंबुज, जो कि कमल का पर्यायवाची है। साथ ही साथ कमल के कुछ और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे जलज है, शंख है, सीप है ना, ये सभी भी कमल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, मनमाना में कौन सा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है और यहाँ पर देखना है इसमें हमें समास। तो देखिए मनमाना जो होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मनमाना का मतलब क्या होता है? मन से माना हुआ। तो यहाँ पर मन से माना हुआ समास कौन सा हुआ? आपको समझ में आ रहा है? मन से माना हुआ तत्पुरुष समास है इसमें, है ना, करण तत्पुरुष समास। तो थर्ड विकल्प बिल्कुल इसके लिए राइट है और यही हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखें अगला प्रश्न है, ईमानदार यह पद विशेषण का भेद है। तो ईमानदार यह पद कौन से विशेषण का भेद है? तो देखिए ईमानदार शब्द से क्या पता चल रहा है? एक गुण का पता चल रहा है ना, और जब गुण का पता चल रहा हो तो निश्चित रूप से वहां पर होता है गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर परिणाम बोधक, गुणवाचक, प्रविशेषण या सर्वनामी। तो यहाँ पर होगा उत्तर हमारा गुणवाचक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताने वाला शब्द। तो यहाँ पर है विषाद, निष्कृष्ट, उत्कृष्ट, धृष्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विषाद शब्द जो है ये विशेषण नहीं होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न को देखें। अगर एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा अगर, प्राकथन, पिष्टपेषण या फिर प्रस्तावना। तो यहां पर उत्तर बनेगा हमारा पिष्टपेषण। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर अवयव। तो कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये जुड़ते हैं क्रिया शब्द के साथ में, है ना, और थर्ड विकल्प होगा इसके लिए सही। अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। तो चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में से निकल भागना। तो निश्चित रूप से दोनों ओर जब मुसीबत होती है तभी हम कहते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? अधिकरण कारक का प्रयोग जो होता है वाहनारूढ़, गंगा जल, सत्ताधीश या फिर रेखा चित्र। तो देखिए यहाँ पर अधिकरण कारक जो होता है वो प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़ में, और वाहनारूढ़ का मतलब होता है वाहन पर आरूढ़, यानी कि सवार, वाहन पर सवार होना। ठीक है, तो वाहन पर सवार। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया?
तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को पुरस्कार 1971, 72, 73, 74 चारों ही क्रम से हैं। तो यहाँ पर दिया गया था 72 में दूसरा विकल्प जो है इसके लिए सही है। और रामधारी सिंह दिनकर जो थे ये कुछ और रचनाएं भी हैं इनकी जो पूछी जाती है, जैसे यहाँ पर उर्वशी तो आप देख ही पा रहे हैं, है ना। रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये जैसी कुछ रचनाएं हैं जिनसे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनके कुछ पुरस्कार है, जैसे यहाँ पर पूछा ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में जो कि 1972 में मिला था, पद्म भूषण 1959 में मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में। तो ऐसे कुछ इनके ये उल्लेखनीय सम्मान हैं जो इस वर्ष मिले हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव यहाँ पर पहचानना है, भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली, तो फोर्थ होगा यहाँ पर मछली इसके लिए राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। उन्मूलन का क्या विलोम है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति, तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा रोपण। चलिए आगे बढ़े। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या, तो यहाँ पर भार्या जो होगा इसके लिए एकदम सही उत्तर होगा, क्योंकि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ। भार्या का मतलब होता है पत्नी और बाकी जो हैं नंदिनी, कन्या, आत्मजा ये यहाँ पर हैं पुत्री के पर्यायवाची, जबकि भार्या जो होता है वो पत्नी होती है। तो इस प्रकार से भिन्न अर्थ वाला शब्द होगा यहाँ पर भार्या। आगे देखें, तरुणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती, नदी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है तरुणी का पर्यायवाची शब्द होगा और पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं, समास का क्या अर्थ होता है? देखिए समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप, विच्छेदन, विस्तार या फिर नवीन अर्थ। तो देखिए समास का अर्थ होता है संक्षेप, पहला विकल्प इसके लिए राइट होगा। अब देखिए संक्षेप क्यों कहते हैं आखिर? जैसे मान लिया जाए कि आपको एक शब्द लिखना है राजकुमार, ठीक है, तो राजकुमार आपने लिखा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि राजा का कुमार, मतलब कि राजा का पुत्र जो है उसे हम राजा का कुमार भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये एक शब्द है, या फिर राजपुत्र कह सकते हैं, राजा का पुत्र, या फिर राजपुत्र, कोई से भी शब्द ले सकते हैं। अब देखिए मुझे यहाँ शब्द इतने बड़े रूप में लिखना पड़ा, मैंने इसे छोटा कर दिया, संक्षिप्त किया। तो ऐसे हिंदी के अंदर हम बहुत सारे शब्दों को लेते हैं और जब उनको हम संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो मतलब उसके अंदर समास आ जाता है। तो जैसे राजकुमार में भी समास हुआ, है ना। तो इस प्रकार से शब्दों का संक्षिप्त रूप में लिखने की जो क्रिया होती है वही समास हमारी कहलाती है, इसलिए इसे संक्षेप भी कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वयंभू शब्द का क्या अर्थ है? स्वयंभू शब्द का अर्थ होगा स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, तो यहाँ पर स्वतः उत्पन्न होगा उसी को कहा जाएगा स्वयंभू, और इसके लिए दूसरा विकल्प जो होगा वो सही होगा। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है? दुर्घटना, बुढ़ापा, दया, निर्धनता, तो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत बुढ़ापा ही है जो पुल्लिंग शब्द है और बाकी यहाँ पर तीनों जो हैं वो स्त्रीलिंग हैं। आगे देखें, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन है? रक्षाबंधन नाटक के रचयिता हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंददास भारतेंदु हरिश्चंद्र या मोहन राकेश, तो यहाँ पर उत्तर होगा हरिकृष्ण प्रेमी और पहला विकल्प जो होगा ये इसके लिए राइट होगा। कभी कभी इनके जन्म स्थान से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ग्वालियर के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इनका जन्म वहाँ पर हुआ था। आगे देखेंगे प्रश्न को। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, यण, वृद्धि, तो जगन्नाथ में जो संधि होगी वो होगी यहाँ पर व्यंजन संधि, और विच्छेद की बात करें तो जगत धन नाथ होगा। आगे देखें, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए नायक शब्द का सही संधि विच्छेद यहाँ पर होगा ना धन अक, ने धन अक, या फिर नए धन अक, या नौ धन अक। तो नए धन अक यानी कि
दूसरा विकल्प जो होगा इसके लिए राइट होगा। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखें। नभ में झटपट बाज लखी भूलियो सकल प्रपंच कंपति तनु व्याकुल नयन लावक हिलियो न रंज। इन पंक्ति में पूछा गया है रस, और इन पंक्तियों के अंदर कौन सा रस है। तो आप प्रश्न को एक साथ देखना चाहते हैं, थोड़ा सा मैसेज छोटा करता हूं। ये देखिए, भयानक रौद्र विभत्स या फिर वीरस। तो इन पंक्तियों के अंदर जो रस है वो है यहाँ पर भयानक रस, और पहला विकल्प इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर अलंकार कौन सा होगा। श्लेष यमक अनुप्रास अन्योक्ति। तो यहां पर अलंकार होगा यमक अलंकार, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल खिले थे चुंबन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनलंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। उपरोक्त पंक्तियों में कौन निहित रस कौन सा है। तो यहां पर हमें देखना है रस कौन सा है। संयोग श्रृंगार करुण शांत वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के अंदर जो रस है वो निश्चित रूप से यहाँ पर करुण रस होगा, और दूसरा विकल्प इसके लिए सही होगा। क्योंकि यदि हम देखें किसी भी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या फिर इनके विनाश से हृदय के अंदर जो भी दुख क्षोभ उत्पन्न होता है वो करुण रस कहा जाता है, और इसका स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। तो दूसरा विकल्प इसके लिए सही है। आगे आ रहा है अगला प्रश्न, मैं पढ़ रहा हूं वाक्य वर्तमान काल के किस भेद का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूं वाक्य वर्तमान काल के, यहाँ पर तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या फिर संभाव्य वर्तमान। तो यहाँ पर है तात्कालिक वर्तमान, पहला उत्तर इसके लिए सही है। और जिस क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है वह शब्द तात्कालिक वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वह जा रहा है ना। इस प्रकार के उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी संबंधित प्रैक्टिस सेट, और क्वेश्चन यहाँ पर आपको कैसे लगे कमेंट्स करके आप जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।